दिल्ली इलेक्शन आने वाले हैं और मैं लिख के दे सकता हूं कि आम आदमी पार्टी को इस बार कम सीट मिलने वाली है, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी अब बिल्कुल बीजेपी और कांग्रेस की तरह हो गई है। रिलीजियस पॉलिटिक्स, ब्लेम गेम, करप्शन, मीडिया कंट्रोल पिछले कुछ सालों में जैसे ये ऑर्गेनाइजेशन चली है या जैसे इसको चलाया गया है, इसके पास्ट को झुटला देता है, प्रेजेंट को कमजोर कर देता है और फ्यूचर को अनसर्टेन। लेट मी एक्सप्लेन। मैं बोल रहा हूं आम आदमी पार्टी का वोट शेयर कम होगा, इन्हें कम सीट मिलेगी। हालांकि इलेक्शन का जो सबसे बड़ा मुद्दा है फ्री बी रेवड़ी, में इस पे इनको सपोर्ट करता हूं, पर फिर भी बोल रहा हूं कि इनको कम सीट्स मिलेंगी। 2 मिनट दो, समझ जाओगे। अगर आप उनके विरोध में हो, आप उनके सपोर्टर हो या आप उनके एक पार्टी मेंबर हो, ध्यान से सुनना। ये वीडियो आम आदमी पार्टी का एक तरह से रिपोर्ट कार्ड है। आम आदमी पार्टी की आज की दशा समझने से पहले थोड़ी सी इनकी हिस्ट्री समझ लेते हैं। जब ये पार्टी गठित हुई थी, पहली बार पावर में आई थी, वो टाइम 2012 और 2013 का था। पूरे देश भर में एक चेंज की लहर थी। कांग्रेस की यूपीए की सरकार अपने एंड गेम में थी, करप्शन चार्जेस से घिरी हुई थी, बल्कि पब्लिक को उतना ट्रस्ट नहीं था। सारे डिसीजन कुछ चंद लोग ले रहे थे और बेसिकली उस टाइम पे ही यह रहा था कि एल्टिज्म पॉलिटिक्स का दौर जा रहा था। लोगों को चाहिए था एक अप्रोचेबल पार्टी, एक अप्रोचेबल नेता। जो नरेंद्र मोदी का राइज हुआ था, उनकी भी यही इमेज बेची गई थी कि भाई जमीन से जुड़ा हुआ था, ये चाय बेचता था, इस प्रकार का। सेंटर में आए थे मोदी जी और दिल्ली में आए थे ये आम आदमी। उस टाइम पे बिल्कुल एक चेंज की लहर दिख रही थी, क्योंकि जहां जगह जगह करप्शन था, ये लोग आए, बोले लोकपाल बिल लाएंगे, जन आंदोलन करेंगे। अन्ना हजारे, प्रशांत भूषण, कुमार विश्वास, अरविंद केजरीवाल, योगेंद्र यादव, ये रिवोल्यूशन माने गए थे, पढ़े लिखे थे, जमीन से जुड़े थे। इन प्रोटेस्टर्स से आम आदमी रिलेट करता। आम आदमी पार्टी जिनकी कोर आइडियोलॉजी थी दैट दे आर डिफरेंट, इन लोगों ने आते के साथ एक लिस्ट निकाली कि ये नेता है, ये जो भ्रष्ट हैं और हम भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जाएंगे, लोकपाल बिल लाएंगे, आम आदमी की तरह रहेंगे, आम आदमी की तरह सरकार चलाएंगे। और जब ये 2015 में पहली बार इलेक्ट हुए, इन्होंने अपनी पहले टर्म में बेहतरीन काम किया। एक डेवलपिंग नेशन के जो कोर बेसिक मुद्दे थे, गवर्नेंस, एजुकेशन, हेल्थ केयर, इस पर बहुत बढ़िया काम किया। मोहल्ला क्लिनिक कॉन्सेप्ट लेकर आए, सरकारी स्कूल अच्छे कर दिए, बिजली पर राहत दे दी। और जब ये लोग ये सब कर रहे थे तो पूरा देश की निगाहें दिल्ली पे थी कि एक ऐसी पार्टी है जो कुछ अलग काम कर रही है, एजुकेशन पर बात कर रही है, स्कूल को सुधारते हैं, हेल्थ केयर पर बात करती है, अस्पताल का काम करती है, लोगों को बिजली पानी फ्री देता है, कुछ अलग हो रहा है। हालांकि एक डाउन साइड ये था कि जो पार्टी के लीडर्स थे वो धीरे धीरे कटते जा रहे थे, पर क्योंकि ये सारे काम हो रहे थे तो पब्लिक ने इतना ध्यान नहीं दिया। अब चूंकि आम आदमी पार्टी एक एक्सीडेंटल पार्टी थी, आनन फानन में बनाई गई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी, तो एक समस्या ये थी कि इनकी विचारधारा क्या है ये किसी को नहीं पता था। इस सेकुलर देश का जो सबसे सेंसिटिव मुद्दा है धर्म, रिलीजन, उस पर आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड है, ना किसी ने पूछा, ना इन्होंने बताया। कश्मीर पर इनका क्या स्टैंड है, सिटीजनशिप बहुत बड़ा इशू है, सरकार कैसे चलाएंगी। तो चलो आम आदमी पार्टी का एक बार डायग्नोसिस करते हैं। पहला है पार्टी लीडरशिप। अब हुआ क्या है कि पहले टर्म में जीतने के बाद केजरीवाल आगे नहीं आए, बाकी सब पीछे चले गए। योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, कुमार विश्वास जो मेन लीडर थे, या तो उन्होंने पार्टी छोड़ दी या उनको पार्टी से निकाल दिया गया। पार्टी आइडियोलिज्म के लिए बनी थी, वो आइडियोलिज्म के लिए ही छोड़े जाने लगी। कुछ लोगों ने पार्टी और पॉलिटिक्स दोनों छोड़ दी और कुछ बीजेपी में चले गए। जो पॉलिटिक्स में नए नवेले हैं उनको पता नहीं होगा, कपिल मिश्रा जो आज बीजेपी के इतने बड़े नेता हैं, वो पहले आम आदमी पार्टी में थे। फिर देखते देखते आम आदमी पार्टी के आम का अचार बनाकर रोटी खाने लगे ये लोग। पर पहले टर्म से चेंज आया, एक पोटेंशियल दिखा। फिर 2020 के चुनाव आए और लोगों ने इन्हें जिता दिया। जीत के पहले दिन हनुमान मंदिर जाते हैं। फ्रॉम दैट टाइम टू दिस टाइम
गोवा में, पंजाब में कई जगह इलेक्शन लड़ चुके हैं। पंजाब में इन्होंने सरकार बना ली है, कांग्रेस के साथ ये गठबंधन कर चुके हैं। और कपिल मिश्रा आज बड़े नेता हैं पर बीजेपी में है। और सिर्फ कपिल मिश्रा नहीं, शाजिया इल्मी, कैलाश गहलोत, इनके कई सारे नेता बीजेपी में मिले और ये खुद कांग्रेस के साथ। वहीं कांग्रेस जिसकी छाती पर लात रख के पावर में आए थे, एक पार्टी का जो कोर वोटर बेस होता है वो होता है उनकी विचारधारा के लिए। जो जो ये बातें पहले बोलते थे, अब या तो वो बोलते नहीं है या उसका उल्टा बोलते हैं। पहले सोनिया गांधी चोर थी, अब सोनिया गांधी चोर नहीं है। बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है, हम सेक्युलर हैं, लेकिन नोट पे लक्ष्मी जी की फोटो होनी चाहिए ना। बीजेपी ने कश्मीर में बिल्कुल ठीक किया, लेकिन सीएए नहीं चलने देंगे। कांग्रेस डायनेस्टी पॉलिटिक्स करती है, पर हमारे नेता भी एक दो भाई बहन को टिकट दे देंगे तो क्या ही दिक्कत है। और हम दिल्ली को आम आदमी के नजरिए से देखेंगे। पर अगर घर में 70 लाख के पर्दे खोल के देखें तो बहुत मजा आएगा। आज के इलेक्शन में जो इतना बड़ा इशू उठ रहा है केजरीवाल के घर का, शीश महल का, जिसमें 23 करोड़ रिनोवेशन के लिए लगा दिए गए, आप उसकी डिटेल देखोगे कि लाखों के पर्दे लग रहे हैं, आम आदमी का मिनी बार है और एक कार से महंगी टॉयलेट सीट हो रही है। ये पार्टी आई थी आइडियोलिज्म को लेकर और वो अब कहीं नहीं दिखती है। इनका रिफॉर्म पॉलिटिक्स कब बन गया समझ में नहीं आया। ये पॉलिटिक्स में आइडियलिज्म लेकर आए थे, बट देन दे रियलाइज दैट पॉलिटिक्स कैन नेवर बी आइडियल, सो दैट बिकम ए पॉलिटिशियन। एंड अगर आप मुझसे अभी ये बोले कि हाँ कोई बात नहीं, जो ये कर रहे हैं वो तो बाकी पार्टीज भी करती हैं, तो यहाँ पर एक छोटा सा नुआंस ये है कि इन पर सवाल, इनका क्रिटिसिज्म ज्यादा होगा, क्योंकि ये चेंज का होप लेके आए थे और बिना कोई एक्सपीरियंस होने के बावजूद लोगों ने अपना वोट दिया था, इनके हाथों में सरकार ही दे दी थी। डोंट फॉरगेट प्रोग्रेस बेचने वाली तो बहुत सारी पार्टी ऑलरेडी थी। इन्होंने एक सपना बेचा था, सपना ऑफ द करप्शन फ्री इंडिया। इनका पूरा क्लेम टू फेम यही था कि फिर भ्रष्टाचार है और भ्रष्टाचारियों की सरकार है, हमें आप वोट दें, हम सरकार चलाएंगे, आप पे सवाल ज्यादा उठेगा, आप पब्लिक ज्यादा हर्ष रहेगी। और जब आपका क्लेम टू फेम ही यही था कि भाई हम करप्शन फ्री सरकार चलाएंगे, तो आप पे लिकर स्कैम का आरोप कैसे लगा। एंड आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये तो ईडी, सीबीआई और एजेंसी का इस्तेमाल करके हमको फंसाया गया है, पर जिस किसी ने भी ये पूरा केस पढ़ा है तो उसको पता है कि अगर पूरी दाल काली नहीं है तो दाल में कुछ तो काला है। वो कुछ तो काला आपकी दाल में नहीं होना चाहिए था। दूसरा, आप बोल सकते हो कि पॉलिटिक्स में सरवाइव करने के लिए पॉलिटिक्स खेलनी पड़ती है, तो ये बहाना है, तो बाकी पार्टी भी मार लेती। जब 2019 के चुनाव के पहले आप ये बोल रहे थे कि बीजेपी देश में उन्माद फैला रही है, लोगों को लड़ा रही है और ये देश के लिए ठीक पार्टी नहीं है, तो अब आप रिलीजन पॉलिटिक्स कैसे करने लगे। पंडित और ग्रंथियों को 18,000 की पेंशन दोगे, सीरियसली? पूरी दिल्ली में यही मुद्दा बचा। एक बार गाजीपुर के पहाड़ पर चढ़कर देख लेते, कितने मुद्दे दिख जाते आपको। मुझे लगा दिल्ली का AQI खराब है, उससे ज्यादा आपकी पॉलिटिक्स खराब निकली। आप बोलते हो हम धर्मनिरपेक्ष पार्टी हैं और फिर आप ऐसे लीडर से मिल रहे हो जिनकी ऑर्गेनाइजेशन का कुछ ट्रैक रिकॉर्ड ज्यादा अच्छा नहीं है। फिर आप बोलते हो कि हमारी पार्टी में टैलेंटफुल है, बाकी सबने टर्म वाली पॉलिटिक्स खेलते हैं। फिर इस बार आपने टिकट्स अपने नेताओं की फैमिली मेंबर्स को क्यों दिया। दूसरा है मीडिया कंट्रोल, फ्रीडम ऑफ स्पीच। एक ऐसी चीज है जिसमें मुझे लगता है कि राइटफुल बीजेपी को बहुत क्वेश्चन किया जाता है, बहुत नैरेटिव कंट्रोल करते हैं, पर बीजेपी ने कभी इतनी बड़ी गलती नहीं की कि चलते इंटरव्यू में बोला कि ऐसे ये आलतू फालतू सवाल पूछ रहे हो। और यह मेरा पर्सनल ओपिनियन नहीं है, मैं दिल्ली के लोगों से बात करके बता रहा हूँ। बहुत ज्यादा खफा है। 2019 में डंके की चोट पे कहा था कि अगली बार मुझे वोट मत देना अगर मैं यमुना साफ ना कर पाऊं, अगर मैं हवा साफ ना कर पाऊं, दिल्ली की रोड को पता नहीं क्या यूरोप जैसा बना दूं। 2024 के पहले आप इतनी आसानी से कैसे एक्सेप्ट कर लें कि अभी तो नहीं हो पाया, फिर 5 साल का टाइम दे दो। तो ये तो बीजेपी भी करती है कि भाई 70 साल उन्होंने खराब किया, हमें थोड़ा टाइम और दे दो। माई
पॉइंट इज डिफरेंस कहाँ रह गया। और आपके बहाने ये पहले प्रॉमिस करेंगे पावर में आएंगे, वो काम नहीं होगा, फिर लोग जब सवाल करेंगे तो बोलेंगे बीजेपी नहीं करने दे रही है, एलजी नहीं करने दे रहा है। बात बात पे ही रोना, जंतर मंतर पे महीनों प्रोटेस्ट करके आप रिजल्ट देने गए थे, रिजल्ट दो, बहाने दो, हम सुन रहे थे बीजेपी नहीं करने दे रही। इट्स अ वेरी बेसिक पॉइंट, यू नो। उसमें भी पता है प्रॉब्लम क्या है, जेल जाएंगे, बाहर आके रिजाइन कर देंगे एंड फिर उस पे आपकी फेल्ड पीआर ड्रामेबाजी। नहीं राम वनवास पे गए हैं तो भरत उनकी कुर्सी पर नहीं बैठेंगे, नहीं अगर आतिशी कुर्सी पर बैठी हैं तो आतिशी कुर्सी पर बैठ सकती हैं। दिस रिलेशनशिप शुड नॉट बी दैट कॉम्प्लिकेटेड। अब यहाँ पे पता है कि प्रॉब्लम क्या आई है। बीजेपी हमेशा हिंदू राष्ट्र, हिंदू वोट, कांग्रेस सेकुलरिज्म की बात करता है और उनके मुद्दे अपनी जगह इंटैक्ट हैं, इसीलिए उनके पास एक लॉन्ग टर्म विजन, वो जो सोच सकते हैं। ये एक मुद्दे कुछ लेकर गए थे और अपने मुद्दों पे ये खुद बात नहीं कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम क्या है कि एक नैरेटिव वैक्यूम आ गया है, प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स, करप्शन फ्री गवर्नमेंट की बात कर नहीं सकते। तो प्रॉब्लम क्या है कि इनके पास अब कोई नैरेटिव ही नहीं है, क्योंकि जिन जिन बुरे लोगों को हटाकर आप काम करने बैठे थे और आप उन्हीं बुरे लोगों के साथ भी बैठ गए और काम भी नहीं कर पाए। तो आज इनका जो सबसे सक्सेस मॉडल है वो इन्हीं के खिलाफ यूज किया जा रहा है। तो इनके पास अपना नैरेटिव नहीं है, तो ये बीजेपी के नैरेटिव में इनको प्ले करना पड़ रहा है। इनका जो आज सबसे सक्सेसफुल मॉडल है विच इज बेसिकली सोशल स्कीम्स की, भाई बिजली फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे, जिसको बीजेपी ने रेवड़ी बोला। ये खुद भी उसको रेवड़ी कह के ही डिफेंड कर रहे हैं। कितना भी आप पीआर कर लो, आप अपनी ही सोशल स्कीम्स को फ्रीबी और रेवड़ी कह के डिफेंड नहीं कर पाओगे। वो नैरेटिव बीजेपी का है। अगर आप सोच कर देखो तो क्लीन वाटर, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री एजुकेशन, इनफैक्ट एक आइडियल डेमोक्रेसी में तो फ्री हेल्थ केयर भी होना चाहिए। और सिर्फ ये नहीं, कई सारी पार्टीज कई सारे स्टेट में कर भी रही हैं। वे अपने स्टेट्स में कई सोशल स्कीम करके लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट दे रही हैं, लेकिन फिर भी कह के यह ट्रोल होते हैं। और ये तो वो प्रॉब्लम है जो सबको दिख रही है। एक पार्टी कितनी मजबूत है, उसका लीडरशिप कितना मजबूत है, उसके फ्यूचर लीडर्स कौन हैं, कौन से ऐसे लीडर्स, कौन से ऐसे पॉलिटिशियन जिन्हें वो आगे चल के अपने बड़े नेता के रूप में देखते हैं। आप किसको देख रहे हैं? राघव चड्ढा को। राघव चड्ढा को आम आदमी पार्टी का एक फ्यूचर का बहुत बड़ा लीडर देखा जा रहा था, पर राघव चड्ढा आजकल सड़कों पे कम बल्कि परिणीति चोपड़ा के साथ आपकी अदालत में ज्यादा दिखते हैं। पर इनके सपोर्टर से ज्यादा इनकी वाइफ की फैन बेस है। जिस पार्टी का सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये था कि इन्होंने दिल्ली की हेल्थ की के अच्छी कर दी है, स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी कर दी हैं, उस पार्टी का सबसे बड़ा युवा नेता अपनी आंख का ऑपरेशन करवाने के लिए विदेश जाता है। ये थोड़ी एंटी नैरेटिव जाएगा, किसी ने नहीं सोचा। और राघव चड्ढा का जो पार्लियामेंट में रील्स वायरल होती हैं उसमें ये एयरपोर्ट पे लगेज के मुद्दे उठा रहे होते हैं। पॉल्यूशन, पानी, गाजीपुर का पहाड़, ये भी सब है। केजरीवाल ने अपना हक जरूर खो दिया, एक आम ईमानदार आदमी की छवि उन्होंने खो दी है। केजरीवाल को कैसे मजबूत रखा गया, अब कोई और वीडियो देखिए और जानिए कि वो ईमानदार हैं या भ्रष्ट। दिस वीडियो इज नॉट अबाउट दैट। पर सच्चाई यही है कि अगर आप संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और कुछ चंद नामों को छोड़ दे तो आम आदमी पार्टी के ज्यादातर लीडर या तो पार्टी छोड़ चुके हैं या बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं, या खुद आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े अपोजिशन हैं। फिर दूसरे एक युवा नेता थी स्वाति मालेवाल, उनका साथ जो केस हुआ वो तो सबने ही सुना था, कितना बड़ा इनके लिए एक बैड पीआर था। मैंने पहली बार ऐसा देखा कि किसी पार्टी के राज्यसभा एमपी गली गली जाकर अपनी ही पार्टी को एक्सपोज करती घूम रही हैं। इन सभी घटनाक्रमों और तथ्य को देखें तो पता चल जाता है कि आम आदमी पार्टी कहां स्टैंड करती है। तो यह मैंने पूरा घटनाक्रम को आपके साथ साझा किया। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी के साथ लेता हूं इजाजत। धन्यवाद, थैंक यू।